नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का जो 9वां भाग अपना होगा वो पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो वैदिक काल से जो महाजनपद का जो काल था वो अपने हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए आइए अपने शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक अपना आता है वो, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक आता है वैदिक काल से लेके महाजनपद काल तक। यानी आज का जो अपना टॉपिक आता है वो आता है वैदिक काल से महाजनपद काल तक। यानी वैदिक काल से जो महाजनपद काल जो था वो कैसा था। अब अगर वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल जो है काफी पुराना माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वो सभ्यता अपने आती है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बाद में जो उद्भव हुआ वो हुआ महाजनपदों का। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये अपनी सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है और वो एक नगरीय सभ्यता मानी जाती थी। उसके बाद में जो सभ्यता आई वो आई थी वैदिक सभ्यता। और ये माना जाता है कि वैदिक सभ्यता बसाई किसने थी वो बताते हैं आर्यों ने। आर्य जाति के जो लोग थे उन्होंने क्या है वैदिक सभ्यता बसाई थी। और ये क्या है एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो वैदिक काल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें आती है जैसे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये कब लिखे गए थे, ये लिखे गए थे वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल के अंदर। जो वेद थे ये वेद लिखे गए थे, सॉरी ऋग्वेद नहीं था, सॉरी वेद लिखना था। वेद जो थे ये लिखे गए थे वैदिक काल के समय में। अब वैदिक काल जो है इसको भी हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। उसके अंदर कौन सा आता है, पहला आता है ऋग्वेदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। पहला अपना कौन सा आता है ऋग्वेदिक काल और एक अपने आता है उत्तर वैदिक काल। इन दो भागों के अंदर हम बांटते हैं वैदिक काल को। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, पहला ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब जो ऋग्वेदिक काल है इसके अंदर, इस ऋग्वेदिक काल के अंदर हमारा जो ऋग्वेद मिलता है, जो एक वेद आता है ऋग्वेद, यानी इन दोनों को समय में क्या हुआ, कितने वेद लिखे गए थे, कुल 4 वेद हुआ करते थे। कौन कौन से वो मैंने आपको अपना जो पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था। बाकी एक बार फिर से बता देता हूं, 4 वेद होते हैं। उन 4 वेदों के अंदर जो सबसे प्राचीन जो अपना आता है वो आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में जो अपना वेद था वो यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद में अपना सामवेद और सामवेद के बाद में जो सबसे अपना नया आता था वो होता था अथर्ववेद, जो अथर्व ऋषि ने लिखा था। जो ऋग्वेद है ये अपना सबसे क्या है, ये अपना सबसे प्राचीन वेद अपने को मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो था ये ऋग्वेदिक काल के अंदर लिखा गया। और बाकी के जो 3 वेद बचे थे, बाकी के जो 3 वेद अपने को मिलते हैं वो मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के। जो बाकी के 3 थे अपने यजुर्वेद, सामवेद और जो अथर्ववेद, ये तीनों अपने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। अब देखो ऋग्वेदिक काल के अंदर मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुल कितने 4 वेद लिखे गए। साथ में इन्हीं के अंदर, इन्हीं के समय में स्मृति, काव्य, आरण्यक, ग्रंथ, संहिता, ये इन सब की रचना भी कब हुई, इन सब की रचना भी वैदिक काल के अंदर होती है। उसी के अंदर अगर देखें तो हमारे जो बौद्ध साहित्य आते हैं, जो जैन साहित्य आते हैं, ये सारे भी किस समय के अपने को मिलते हैं, ये सारे भी अपने को वैदिक काल के अंदर मिलते हैं। अब वैदिक काल के बाद में अगर हम बात करें और दूसरा वैदिक काल के समय की जो भाषा थी वो भाषा मानी जाती है संस्कृत। यानी जो भी कार्य था वो संस्कृत में होता था। जैसे वेद है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इनकी जो रचना है वो छंदों के अंदर की गई थी। सबके अंदर अलग अलग मंडल मिलते हैं, अलग अलग सूक्त है, सबके अंदर अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे अथर्ववेद है,
अपना जैसे ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ठीक है। और जो ऋग्वेद है इसकी जो रचना है वो छंदों के अंदर की गई है। उसके उपरांत जो अथर्ववेद आता है इसकी जो रचना है वो अथर्व ऋषि ने की थी। और इसके अंदर जो अथर्ववेद है इसके अंदर जो विषय है वो भी अपने को अलग अलग मिलते हैं। तो अपना जो आगे का जो आता है वो आता है हमारे, उसके बाद में पुराण भी आए थे। वैदिक काल के अंदर हमारे पुराण भी थे। पुराणों के अंदर देखें अगर मुख्य तो मत्स्य पुराण एक तो था, ये सबसे प्राचीन पुराण था। मत्स्य पुराण के बाद में अगर देखो तो अपने को वायु पुराण मिलता है, अग्नि पुराण भी मिलता है, विष्णु पुराण भी मिलता है। तो ये जो पुराण थे इन पुराणों की रचना भी कब हुई? इन पुराणों की रचना भी हमारे वैदिक काल से ही मानी जाती है। उसके बाद में जो अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है महाजनपद का। ये जो काल था ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और जो महाजनपद काल था ये भारत की आप मान सकते हो दूसरी नगरीय सभ्यता। पहली नगरीय सभ्यता मैंने आपको बताई थी सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी जो नगरीय सभ्यता मानते हो वो आती है अपने महाजनपद काल। तो हम अगला जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा महाजनपद काल। जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो आएगा महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। यानी जो समय माना जाता है वो समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे अपने जो आता है वो आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के लिए अगर देखें तो एक अपने मिलता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ मिलता है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। एक अपने को मिलता है जैन ग्रंथ, वो आता है अपने भगवती सूत्र। और साथ में कई और भी ग्रंथ मिलते हैं जिनसे अपने को पता चलता है कि उस समय कितने महाजनपद हुआ करते थे। तो वो अपने को मिलते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख अपने को क्या है इन ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। यानी जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उसके अंदर अपने को यह पता चलता है कि जो 16 महाजनपद है वो उस समय हुआ करते थे। अब जो 16 महाजनपद है और जो उनकी राजधानियां हैं वो हम देखेंगे। और इनके अंदर जो मुख्य थे हमारे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो मुख्य थे उनके अंदर देखो, अब देखो कुल 16 महाजनपद थे जिसके अंदर काशी, कुरु, अंग, मगध, काशी, कुरु, अंग, मगध। उसके बाद में वज्जी, मल, सातवां अपने आता है वत्स। वत्स के बाद में जो 8वां आता है वो आता है अपने चेदी। तो ये अपने जो शुरू के 8 है वो देखते हैं। इनकी जो राजधानियां मिलती है, काशी जो है काशी की अपने को राजधानी मिलेगी वाराणसी। वाराणसी इस काशी की क्या है राजधानी हुआ करती थी। कुरु जो है कुरु की राजधानी अपने हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की जो राजधानी अपने को मिलती है वो मिलती है इंद्रप्रस्थ। फिर अपने जो अंग आता है अंग की राजधानी अपने को मिलती है चंपा। फिर आता है मगध जो सबसे शक्तिशाली उस समय हुआ करता था, उसकी राजधानी अपने को मिलती है राजगृह या फिर गिरिवृज या गिरिवज्र, ये बोल सकते हो आप। फिर आता है वज्जी। वज्जी की अगर हम देखें तो वो अपने को मिलेगी विदेह या फिर मिथिला। विदेह या फिर मिथिला अपने को किसकी राजधानी मिलती है वो मिलती है अपने को वज्जी की। मल जो आता है इसकी अपने को कुशावती या फिर कुशीनारा, या तो कुशावती या फिर कुशीनारा मिलेगी इसकी।
फिर अपने जो वत्स आता है, वत्स की अपने को मिलेगी कौशाम्बी। वत्स की जो राजधानी आती है वो मिलेगी अपने को कौशाम्बी। और फिर जो चेती है उसकी अपने को शक्तिमती, शक्तिमती या फिर आप बोल सकते हो सोथीवती। तो ये जो अपने शुरू के जो 8 महाजनपद है, जिसके अंदर काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, वत्स और चेदी ये मिलते हैं। इनकी जो राजधानी है वो भी मैंने आपको बता दी। अब आगे के जो अपने 8 और महाजनपद मिलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ये तो हमारे 8 महाजनपद थे। अब आगे के जो 8 महाजनपद है वो देखोगे। अगला आपने जो आता है वो आता है कौशल, फिर पांचाल, फिर 11 नंबर जो राजस्थान के अंदर आता था मत्स्य, 12वां जो सूरसेन है वो भी अपने राजस्थान में। उसके बाद अपने आता था अस्मक, फिर अपने आता है अवंती। अवंती के बाद में अपना जो 15वां आता है वो आता है कंबोज, और कंबोज के बाद में जो एक और आता है वो आता है गांधार। ये कुल 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे। 8 मैंने भी आपको बताए थे, 8 ये और मैं आपको बता रहा हूं। अब अपना 9वां जो आता है वो आता है कौशल, और कौशल के अपने को जो राजधानी है वो 2 मिलती है। एक तो मिलती है साकेत, ये जो थी ये थी इसकी उत्तरी राजधानी। साकेत जो कौशल की है वो मिलती है अपने को उत्तरी राजधानी, और दक्षिणी जो राजधानी है वो मिलती है अपने को श्रावस्ती। ये इसकी थी दक्षिणी राजधानी। साकेत उत्तरी और श्रावस्ती दक्षिणी राजधानी मिलती है कौशल की। और ये जो थे ये अयोध्या के भाग थे, ये जो थे ये अयोध्या के भाग थे। पांचाल जो है इसकी भी अपने को 2 ही राजधानी मिलती है, ठीक है। उसके अंदर अगर देखो तो एक तो आती है पांचाल की अहिछत्र, एक आती अहिछत्र। अहिछत्र जो राजधानी मिलती है ये राजधानी अपने को मिलती है उत्तर की, और इसकी जो दक्षिण की राजधानी है वो दक्षिण की राजधानी अपने को मिलती है कांपिल्य। ये मिलती है अपने को दक्षिण की राजधानी। फिर आता है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जो वर्तमान में बेराट के नाम से प्रसिद्ध है। फिर अपने सूरसेन जो आता है, सूरसेन की जो राजधानी मिलती है वो मिलती है अपने को मथुरा या फिर मेथोरा, ये राजधानी मिलती है। फिर आता है अस्मक। अस्मक अगर देखो तो अस्मक की राजधानी अपने को मिलती है पोतन या फिर पोर्टली, इसकी भी 2 राजधानी मिलती है। फिर अपने जो अवंती आता है इसकी भी 2 राजधानी मिलती है। उसके अंदर एक तो आती है उज्जैनी। उज्जैनी जो राजधानी थी ये थी उत्तरी अवंती की राजधानी, ये उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और जो एक और मिलती है वो मिलती है महिष्मती, ये अपने को मिलती है दक्षिणी। फिर आता है कंबोज। कंबोज की अगर देखें तो फिर मिलती है अपने को हाटक, और गांधार जो है इसकी मिलती है अपने को तक्षशिला। तो ये हमारे जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में आज हमने पढ़ा। अब आगे जो देखते हैं तो इसके अंदर कितने प्रकार के महाजनपद हुआ करते थे। उस समय 2 प्रकार के महाजनपद हुआ करते थे। 2 प्रकार के कौन से? एक तो होता था राजतंत्रात्मक, और एक होता, ये 2 जो थे इसके अंदर एक राजतंत्रात्मक, एक होता था गणतंत्रात्मक। तो ये 2 प्रकार के महाजनपद थे, एक राजतंत्रात्मक एक गणतंत्र। राजतंत्रात्मक जो था उसके अंदर जो राजा का जो पद होता था वो होता था अनुवांशिक या वंशानुगत होता था, यानी राजा के बाद में जो राजा का बेटा है वही क्या होता था, राजा बनता था। गणतंत्रात्मक के अंदर क्या होता था कि जो राजा था वो जनता चुनाव करती थी। इसके अंदर भी क्या है, गणतंत्रात्मक में भी
कुछ लोगों के पास ही, जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके पास ही यह हक होता था कि राजा कौन बनेगा। उसके बाद में अगर देखें तो जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वो कौन कौन से थे, एक तो वज्जी और एक आता है मल। यहां पर इन दो महाजन पदों के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। दूसरा एक और पूछता हूं, वो अपने आता है, वो आता है कि वर्तमान भारत से बाहर कौन कौन से महाजन पद थे। तो उनके अंदर भी दो महाजन पद थे, एक तो अपने आता है कंबोज और एक अपने आता है गांधार। तो ये हो गए अपने जो महाजन पद थे वो। अब आगे अगर देखें तो महाजन पद के बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या होता है। महाजन पद के बाद में जो टॉपिक आएगा तो महाजनपद काल हो गया। अब महाजनपद काल के बाद में या जो वैदिक काल है उसके बीच में जो राजनीतिक स्थिति थी उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर दो मुख्य चीजें आती है। एक आती है सभा, सॉरी एक आती है अपने समिति, एक अपने आती है सभा। ये दोनों क्या थी, एक राजनीतिक इकाई की या राजनीतिक इकाई मान सकते हो, राजनीतिक संगठन मान सकते हो। ये क्या करती थी, राजा की निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगाए हुए रखती थी। ठीक है। और साथ में ये क्या है, राजा को किसी ना किसी विषय के अंदर क्या है विचार विमर्श करती थी, यानी राजा को सलाह देती थी। ये जो समितियां होती थी वो, ये जो दोनों चीजें जो संगठन थे ये। अब इसके अंदर अगर देखें तो समिति की अगर हम बात करें तो समिति को हम क्या कहते थे और सभा को हम क्या कहते थे। समिति की अगर बात करें तो ये क्या करती थी कि राजा की जो निरंकुशता है, राजा की निरंकुशता पर क्या करती थी, अंकुश लगाती थी। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य किसका था, समिति का। राजा की निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य जो था वो था समिति का। और ये राजनीतिक व सामाजिक विषयों के ऊपर क्या करती थी, विचार करती थी। यानी जो समिति थी वो राजनीतिक और जो सामाजिक विषय होते थे राज्य के, उनके ऊपर ये क्या करती थी, विचार करती थी। और दूसरा एक और अगर देखें तो यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा हुआ करती थी। आम जनप्रतिनिधि सभा होती थी और इसके अंदर क्या है, राजा भी भाग लेता था। अब समिति सभा की अगर बात करें तो सभा क्या है, ये क्या एक समिति से छोटी संस्था थी। सभा जो आती है ये क्या है, समिति से छोटी संस्था थी। ये मैंने लिख दिया कि ये छोटी संस्था है। सभा जो है समिति से क्या है, छोटी संस्था थी। और इसके अंदर क्या है, जो विशिष्ट जो लोग होते थे, विशिष्ट या जो ज्येष्ठ लोग जो थे, ज्येष्ठ लोग, ये उनकी संस्था मानी जाती है। सभा जो है ये छोटी संस्था थी समिति से, साथ में इसके अंदर विशिष्ट और जो ज्येष्ठ जो लोग थे वो भाग लेते थे, साथ में इसके अंदर राजा भी भाग लेता था। और ये सभा क्या कार्य करती थी, सभा राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य के अंदर क्या करती थी, सहयोग। तो जो सभा हुआ करती थी वो थी अपनी एक छोटी संस्था, इसके अंदर विशिष्ट और जो ज्येष्ठ लोग थे वो होते थे। और साथ में सभा क्या करती थी, राजा को परामर्श यानी सलाह, और जो राजा न्याय कार्य करता था उसके अंदर ये क्या करते थे, सहयोग करते थे। तो आज का जो अपना टॉपिक था वैदिक काल से महाजनपद काल, वो अपना संपूर्ण हो चुका है। अब अपना जो कल का जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंदर जो आर्थिक उपलब्धि थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल ज्योतिष के क्षेत्र में, ठीक है, ऋण कितने प्रकार के थे, पुरुषार्थ कितने थे, इन सारी चीजों के बारे में हम अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।
जो भी इस चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।